हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 37वां वीडियो है। इससे पहले 26 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, चूँकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। सो प्लीज़ पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, रिविजन कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में आंतरिक सीमा के अंतर्गत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन या फिर दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना आदि संसद के किस बहुमत से किया जा सकता है? यानी कि किसी, मान लीजिए कोई राज्य में परिवर्तन करना हो, किसी का क्षेत्र बढ़ाना हो, किसी राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ाना हो, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, लेकिन ये भारत संघ में आंतरिक सीमा में, जैसे कि मान लीजिए अभी आंध्र प्रदेश, अभी फ़िलहाल 2 जून 2014 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को तोड़कर एक नया राज्य का निर्माण किया गया था। कौन सा राज्य? तेलंगाना का किया गया था ना। उसी तरीके से यूपी से तोड़कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, बिहार से तोड़कर झारखंड का निर्माण किया गया था। ये सब किस बहुमत के द्वारा किया जाता है, यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये सब सारा जो काम है ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। किस बहुमत के द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए, संविधान के भाग 1, कौन सा? भाग 1 के अनुच्छेद 3 में इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। किस में जिक्र किया गया है? भाग 1 के अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारा? कि भारतीय संघ में आंतरिक सीमा के अंतर्गत किसी राज्य में नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र कम करना हो, क्षेत्र बढ़ाना हो, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, ये सब सारा काम जो है संसद करेगा, और संसद साधारण बहुमत से करेगा। कैसा बहुमत से करेगा? साधारण बहुमत से करेगा। वहीं अनुच्छेद 2 की बात करें, जो भाग 1 में ही, भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 है। कितना है? अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 हमारा क्या कहता है? भाग 2 हमारा कहता है कि भारतीय संघ में किसी नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंट है। ये भारतीय संघ में आंतरिक सीमा में बोल रहा है। 3 नंबर में क्या कर रहा था कि आंतरिक सीमा में कोई राज्य है तो उससे कुछ नया राज्य का निर्माण करना हो तो, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भारतीय संघ में किसी नए राज्यों का प्रवेश करना हो, यानी कि बाहर वाले क्षेत्र को भारत में मिलाकर कोई नया राज्य बनाना हो तो कैसे क्या किया जा सकता है। और इसका जिक्र किस में किया गया? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 2 में किया गया है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 36वां आपका जाके संघ राज्य का दर्जा मिला था ना, सहराज बनाया गया था। लेकिन इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ का 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया था सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम हमारा आंतरिक संघ में नहीं था, भारत का आंतरिक क्षेत्र में नहीं था, वो बाहर का था, वो संघ दूसरा राज्य था। दूसरा समझिए तो उस टाइम छोटे बहुत सारे देश होते थे, उसी तरीके से सिक्किम भी था। लेकिन सिक्किम को मिलाया गया भारत में और मिला के एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारतीय संघ का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक इसी प्रकार से सिक्किम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कैवा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। सह राज्य मतलब यूटी टाइप सा, ठीक है, कि देख लो तुम रह के, अगर तुमको लगेगा कंफर्ट हो तो ठीक है, भारत का 22वां राज्य बन जाना। तो उसी तरीके से तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ का 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को बना दिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया जो कि भारत है, ये राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है राज्यों के नाम क्षेत्र में परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा, संसद के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से पेश किया जाता है, ठीक है। और क्या कहता है अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 4 और कहता है कि राज्य विधानमंडल से सहमति ली जाती है, परंतु संसद या सह सरकार, ठीक है, संसद उस सहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब
नए राज्यों का निर्माण जब किया जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण किया जाएगा, फिर नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, फिर तोड़ के उसका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में राज्य विधानमंडल से सहमति तो ली जाएगी, परंतु उसकी सहमति को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ठीक है। और क्या कहा गया है अनुच्छेद 4 में? और अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत नहीं आते हैं, और ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी देसी रियासतों को भारत में किस देसी रियासतों को, क्या पूछ रहा है, किस देसी रियासतों को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था? तो किस देसी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था? ये मिलाया गया था जूनागढ़ को। किसे मिलाया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? फरवरी 1948 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? फरवरी 1948 में। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में कुल 552 देसी रियासत था। कितना था? 552 देसी रियासत था। उसमें 549 जो देसी रियासत था वो भारत में आसानी से मिल गया, लेकिन 3 देसी रियासतें जो भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, वो स्वतंत्र रहना चाह रहा था, ना पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था ना भारत में मिलना चाह रहा था, वो सोच रहा था कि मैं स्वतंत्र रहूं। तो उन्हीं तीनों क्षेत्रों को, देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया था अलग अलग प्रक्रिया से। जैसे कि जूनागढ़ को आप देख लिए जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया फरवरी 1948 में। उसी तरह हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था? 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया था हैदराबाद को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस तरीके से भारत में मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। कब मिलाया गया था? तो 17 सितंबर 1948 को। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को, एक जम्मू कश्मीर में था, यही तीनों देसी रियासत था जो स्वतंत्र रहना चाहता था, एक तो हैदराबाद, एक तो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। किसके माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। ये अक्टूबर 1948 में मिलाया गया था। ठीक है। भारत का हिस्सा बन गया था जम्मू कश्मीर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन ही क्यों किया गया था? फजल अली आयोग का गठन किया गया था पुनर्गठन के लिए, राज्यों का पुनर्गठन के लिए किया गया था। ठीक है। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। आइए देख लेते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन कौन सा आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहले किया गया था एसके धर आयोग का गठन। कौन सा आयोग? एसके धर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। लेकिन इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। क्या किया? कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, एसके धर आयोग ने। और एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1948 में। इसने रिपोर्ट दिया था दिसंबर 1948 में। ठीक है। दूसरा आयोग कौन सा गठन हुआ था? आइए उसे देख लेते हैं। जेबीपी आयोग। कौन सा आयोग? जेबीपी आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1948 में। इसका गठन भी 1948 में हुआ था। जेबीपी मतलब क्या है? जे से जवाहरलाल नेहरू, व से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारामन, ये 3 सदस्य थे। इन्हीं तीनों सदस्यों को मिलाकर जेबीपी समिति का गठन किया गया था 1948 में। लेकिन इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? इसने अपना रिपोर्ट 1949 में दिया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ क्या कि एक समाज सेवी पोट्टी श्री रामल्लू थे। कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है। ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को समर्थन कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पर। तो इन्होंने इसका विरोध किया, मतलब राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया कि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। और इसी सिलसिले में उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया। कितने दिन का? 56 दिन का भूख हड़ताल किया, जिसके कारण
इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1952 को हो गई। इसी कारण से सरकार पर दबाव पड़ा और सरकार ने आकर 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। तो भाषाई आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1955 में। कब दिया? 1955 में। फजल अली आयोग में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो फजल अली आयोग में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? फजल अली जो अध्यक्ष थे, ये एक न्यायमूर्ति थे। ठीक है, फजल अली आयोग न्यायाधीश थे। दूसरा कौन थे? KM पन्नीकर। और तीसरा कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। एक तो फजल अली खुद हो जाएंगे, दूसरा KM पन्नीकर हो जाएंगे, तीसरा हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे। इन तीनों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। लेकिन इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया, परंतु मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा को माना। क्या माना? इन्होंने बोला कि ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन यही मुख्य नहीं है, मुख्य है प्रशासनिक सुविधा को दिया गया है। ठीक है, मुख्य आधार क्या दिया गया है? प्रशासनिक सुविधा को दिया गया है। और इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी। लेकिन 1956 में सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के तहत 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो भारत में पहले तो आप ये देख लीजिए कि नागरिकता संबंधी कानून जो है, नागरिकता का प्रावधान किस में दिया गया? तो नागरिकता का प्रावधान जो है ये दिया गया है भाग 2 में। किस में दिया गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले लागू होने वाला अनुच्छेद कौन सा था? सबसे पहले लागू होने वाला अनुच्छेद 5 ही था। कौन सा था? 5 था। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या फिर उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है, हालांकि इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, फिर भी जान लीजिए आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान है। ठीक है, कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए वे स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे, लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उन्हें 6 मंथ निवास करने के बाद ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों का प्रावधान, कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया हो और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो वो स्वतः भारत का नागरिकता उसे मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 8 में। जिस व्यक्ति के माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी? ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 9 में जिक्र किया गया है। ठीक है, और नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी कि नागरिकता का प्रावधान तब तक बना रहेगा जब तक कि संसद चाहे। ये किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया इसका? अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद में निहित है। किसमें है? सिर्फ संसद में निहित है कि वही भारत में नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल में नागरिकता संबंधी कोई कानून नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है नागरिकता संबंधी कानून बनाने में, सिर्फ इसमें संसद का ही अधिकार होता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता कितने तरीक़ों से ग्रहण किया जा सकता है, तो नागरिकता 5 तरीक़ों से ग्रहण किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो नागरिकता हम लोग 5 तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, किसी भूभाग को मिलाकर। ठीक है, जन्म से इट मीन्स क्या कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, मतलब माता अगर मान लीजिए भारतीय नागरिक है तो
पिता जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये तो हो गया जन्म से। वंश से क्या है? वंश से है कि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता या नाना नानी दादा दादी में से किसी का कोई एक भारतीय हो, तो वो जन्म के 1 वर्ष के अंदर बच्चे का पंजीकरण भारत के दूतावास में होना आवश्यक है, तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि उस बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका में भी दूतावास होगा ना, तो उस दूतावास में जाके बच्चा के 1 साल उम्र से पहले ही आप उसका पंजीकरण करवा लीजिए। हाँ, इस बच्चे का जन्म हुआ, ये भारत का है, इसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 साल क्रॉस कर जाइएगा तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि पंजीकरण 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कौन सा जिक्र है? तीसरा है पंजीकरण से। पंजीकरण से इट मीन्स क्या कि 7 वर्ष निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा है हमारा देसीकरण। इसमें क्या कहा गया है? देसीकरण इट मीन्स भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है यदि उसका चरित्र अच्छा हो, या फिर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, या फिर कोई आर्टिस्ट हो, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता दे सकता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए व्यक्तियों के बच्चों को 12 महीना रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। वो तो मैं जैसे बताई अभी तुरंत पंजीकरण के संबंधित, ठीक है। और किसी भूभाग क्षेत्र को भारत में मिला लेने के बाद, 5वां था ना कंडीशन, भूभाग क्षेत्र को मिला लेने के बाद, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को हम भारत में मिला लिए, तो पाकिस्तान का जो नागरिक है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यही 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सा है? एक परित्याग है, समाप्त करना है, वंचित करना है, यानी कि आप खुद त्याग कर दीजिए, या फिर आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी आपको वंचित नागरिकता से। समाप्त करने और वंचित करने में क्या डिफरेंट है कि मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं और अमेरिका का नागरिकता आप ग्रहण कर लिए, तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और वंचित करना, ये कोई ऐसे कार्य को किए हैं जो नहीं करना चाहिए, उससे आपको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण किया हो तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर उसे 2 या 2 से अधिक वर्ष की सज़ा हो गई हो किसी देश के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए आप भारत में नागरिकता ग्रहण की, ठीक है, 5 वर्ष के अंदर, और 5 वर्ष के अंदर ही आपको जैसे जर्मनी के थ्रू, ठीक है, जर्मनी के थ्रू आपको 2 वर्ष का सज़ा दे दिया गया, या फिर 2 वर्ष से अधिक की सज़ा दे दिया गया, आप किसी कारणवश कोई क्राइम किए होंगे उसके वजह से आपको सज़ा दे दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी कि नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। यानी कि इन 3 तरीक़ों से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है और 5 तरीक़ों से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकार किस अधिवेशन में मांगा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकार मांगा गया था कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ये स्टेटमेंट कब दिए थे महात्मा गांधी? तो कराची अधिवेशन में दिए थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी बुलेट प्रूफ कार से गए हुए थे, ठीक है, बुलेट प्रूफ कार से गए हुए थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। कौन सा झंडा दिखाया गया था? काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन की बात की जाए अगर, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। क्या लक्ष्य रखा गया था? पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1929 वाले अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। ये कब घोषित किया गया था? तो ये भी घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है।
अगर लखनऊ अधिवेशन की बात की जाए तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और मजूमदार साहब इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इस अधिवेशन की विशेषता है कि इस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे। जैसे कि सूरत फूट 1907 में हुआ था, यानी कि कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, जो 1907 में हुआ था। और उसके बाद इन दोनों का मिलन कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में एक और चीज़ हुआ था। क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक मंच को साझा किए थे, और मुस्लिम लीग को जो आपका अलग निर्वाचन मिला था 1909 के अधिनियम के तहत, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने। कब किया था एक्सेप्ट? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसके प्रयास से गर्म दल और नरम दल एक हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गर्म दल और नरम दल एक हुए थे, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे बाल गंगाधर तिलक और आपका जाके मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से एक हुए थे। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन की बात की जाए, कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था। हालांकि बहुत बार हुआ था, लेकिन 1917 वाला कोलकाता अधिवेशन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह अधिवेशन ऐसा है जो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्षता की थी, पहली बार। ठीक है, कौन की थी? एनी बेसेंट की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है जो 1917 में अध्यक्षता की थी कोलकाता अधिवेशन के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमी लेयर क्या? अच्छा, यहाँ है, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? तो काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? इनका संबंध है पिछड़ा वर्ग आयोग से। किससे संबंध है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। और काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था? 1955 में रिपोर्ट दिया था। कब दिया था? 1955 में। और इनके द्वारा क्या कहा गया था कि पिछड़ा आयोग का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, और कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था, 1953 में किया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा है? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 1979 में गठन हुआ था। मोरारजी देसाई ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने 1979 में। और इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कब सौंपी थी? 1980 में रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत आरक्षण कब मिला था? तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया था। इसके बाद नरसिंह राव ने क्या किया था? नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सामान्य वर्ग को यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया था 1991 में। लेकिन फिर इसे समाप्त कर दिया गया था। आप देख ही रहे होंगे, फिर से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था, इधर दिया गया था ना। तो पहले, इससे पहले भी 10% का आरक्षण दिया जा चुका था 1990 में ही, 1991 में ही, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त किया गया था? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय इंदिरा साहनी बाग में क्या किया? इंदिरा साहनीवाद हुआ था 1992 में, और इसमें आरक्षण की सीमा को 50% तक निर्धारित कर दिया गया था। इसीलिए सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था 10%, उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1992 में समाप्त कर दिया गया था। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति आयोग का। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में? 51 के ए में जोड़ा गया था और भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे आयोग हैं। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, आपका जाके क्या बोला जाता है, थुंगन समिति का भी गठन थुंगन समिति का भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। एलएम सिंधवी समिति का भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, क्रीमी लेयर, आइए क्रीमी लेयर से देखते हैं इसका कुछ क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सरकार ने रामनंदन समिति का गठन किया था। कौन समिति का? रामनंदन समिति का। कब गठन किया गया था? 1993 में रामनंदन समिति का गठन किया गया था क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट को, शिवरामन समिति का संबंध किससे है? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 12
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। बी.एन. गाडगिल समिति का संबंध किससे है? तो बी.एन. गाडगिल समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 को। जबकि सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। कब गठन हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किसका गठन हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को जस्ट देखे नाबार्ड का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? नाबार्ड का गठन हुआ था। ठीक है, कई बार सेबी का फुल फॉर्म पूछता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। जबकि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन पांडा। कौन है? तुहिन कांता पांडा जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में। किसमें होता है? हाइड्रोजन में। हालांकि हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट हाइड्रोजन पूछ रहा है ना। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करें तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कौन सा होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में भी न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम की बात किया जाए तो ड्यूटेरियम का प्रयोग किस में होता है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी जल बनाने में होता है। किस में होता है? भारी जल बनाने में होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के समस्थानिक तीसरा जो है ट्रिटियम, ये सबसे छोटा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कौन सा? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है? तो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ उसे कहते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा विकिरण निकलता हो, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ये तो एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो ये दर्द मेथनोइक अम्ल के स्राव से होता है, या फिर इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है मेथनोइक एसिड को। ठीक है, और इसी के कारण छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड ही होता है। मधुमक्खी के डंक में पूछे किसी चीज़ का, या फिर बिच्छू का डंक में, बिरनी का डंक में, ये सब सारे का डंक में जो है फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड ही होता है, जिस कारण से जलन होता है। जब ये काट लेना तो ध्यान दीजिएगा, जब भी डंक लगे किसी चीज़ का तो वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए, मीठा सोडा, जिसे मीठा सोडा कहा जाता है। वो लगाने से ना क्या होता है कि देखिए ये एसिड है और मीठा सोडा जो है वो बेस है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, तो जलन जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी चींटी वीटी काटे तो वहाँ पर मीठा सोडा लगा लीजिएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला एक बार बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो C2H2O4, ये भी ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है। दूसरा क्या है ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला? एक फार्मूला इस तरीके से भी पूछा जाता है, मैं कहाँ लिखूँ? हाँ, यहाँ लिख देती हूँ, HOOCOOH। ये भी किसका फार्मूला है? देखिए काउंट करके देखिएगा तो इतना हो जाएगा, H2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा। ये भी ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है। तीसरा किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तीसरा आपसे पूछा जा सकता है COOH का होल 2।
ठीक है। ये भी ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला, इस प्रकार से भी आपसे ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। किस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में, और इसी की अधिकता से स्टोन हो जाता है। जब किडनी में ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ना तो स्टोन हो जाता है, ठीक है। और साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, साइट्रिक एसिड का फार्मूला है C6H8O7। क्या है, C6H8O7 साइट्रिक एसिड का फार्मूला है। और नींबू में साइट्रिक एसिड के साथ साथ थोड़ी बहुत मैलिक एसिड में पाया जाता है। हालांकि मैलिक एसिड प्रचुर मात्रा में सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एप्पल में प्रचुर मात्रा में मैलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत साइट्रिक एसिड के साथ साथ मैलिक एसिड भी नींबू में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहा जाता है, ये पेट में पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 0.5 से 1.5। कितना होता है, 0.5 से 1.5, यानी कि 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो एसिडिक मात्रा का होगा। कैसा होगा, एसिडिक प्रकृति का होगा। 7 से जिसका भी पीएच मान कम हो, जितना कम होगा उसका एसिडिक मात्रा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि HCl का एसिडिक मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका देख रहे हैं पीएच मान 0.5 से 1.5 ही है, इसीलिए। और जिसका पीएच मान 7 हो वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। और 7 के बाद जिसका पीएच मान हो वो बेस होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंज हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखते होंगे जो ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें भी उसको जब खोलिएगा तो गैस जैसा निकलता है। वो निकलता है तो कौन सा गैस निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। और जिस ठंडा पेय पदार्थ में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिला जाए वो उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है। तो पेय पदार्थ को खोलने के बाद जो झाग जैसा निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। तीसरा नंबर पर ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। तो 78.78% लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, जबकि 20 से 21% लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। और 0.93% आर्गन पाया जाता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन को किस में उपयोग किया जाता है, इसे पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन को। ब्लीच बनाने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आपका स्विमिंग पूल में देखिएगा, स्विमिंग पूल में कौन सा पाउडर मिलाया जाता है, तो क्लोरीन पाउडर ही मिलाया जाता है। कभी कभी स्विमिंग पूल में जाने के बाद जलन सा होने लगता है शरीर में, किसके कारण, क्लोरीन का मात्रा अधिक हो जाता है, इसलिए इचिंग या जलन होने लगता है। और ये मिलाया क्यों जाता है, तो पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है छोटी आंत का भाग, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। यहाँ तो स्पेस भी कम पड़ रहा है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम होता है मुझे। ड्यूडेनम, जेजूनम और एक इलियम तो दिया ही है। ये छोटी आंत का भाग है। आपसे पूछा जा रहा है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर होता है। 6.5 से 7.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। अगर फीट में पूछ लिया तो फीट में 20 से 23 फीट होता है। कितना होता है, 20 से 23 फीट छोटी आंत की लंबाई होती है। और मीटर में 6.5 से 7.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है, ठीक है। बड़ी आंत की बात की जाए तो बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। कितना होता है, एक क्वेश्चन और अभी याद आ गया, एक क्वेश्चन और पूछा था, खाना का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है। तो खाना का पूर्ण पाचन या पूर्ण अवशोषण पूछेगा तो छोटी आंत ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। कौन कौन सा होता है, तो बड़ी आंत का 3 भाग, सीकम होता है, कोलोन आता है, रेक्टम होता है। कौन सा, सीकम, कोलोन और रेक्टम। पानी का अवशोषण बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है, तो कोलोन भाग में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत का कोलोन भाग में पानी का अवशोषण होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं, बड़ी आंत के कोलोन भाग में पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। और फीट में, तो फीट में 5 फीट होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 फीट होता है। अमाशय की बात की जाए तो अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन में
भूमिका निभाता है। और रेनिन एंजाइम निकलता है जो दूध के पाचन में सहयोग करता है। तो पेप्सिन एंजाइम किससे निकलता है? अमाशय से निकलता है। ये प्रोटीन के पाचन में सहयोग करता है और रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहयोग करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? पेट से प्रारंभ होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट होता है। ठीक है। अग्नाशय की बात की जाए, अग्नाशय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन, जिसके कमी से क्या होता है? जिसके कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से 3 एंजाइम भी निकलता है। कौन कौन सा एंजाइम? हालांकि बहुत ज़्यादा निकल और तो 5-6 एंजाइम निकलता है, लेकिन 3 एंजाइम प्रमुख है। कौन कौन सा? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन कौन सा? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज वसा को पचाने का कार्य करता है। ठीक है। और कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय है, क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कौन सा है? थायराइड सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। जब ये सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो लीवर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। सॉरी, कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि ये हमारे शरीर का सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि है। कौन सा? दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? तो पिनियल ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? पिनियल ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी के ऊपर रहता है, कहाँ रहता है? किडनी के जस्ट, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि रहता है। मतलब एक जोड़ा अधिवृक्क ग्रंथि होता है मानव शरीर में, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसका लोकेशन है। ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इससे कार्टिसोल नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा? कार्टिसोल नामक एंजाइम, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आपका कहा जाता है डिप्रेशन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ ही लिए थे बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार के कहाँ? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है उदयपुर अभ्यारण्य। ठीक है। आइए कुछ और अभ्यारण्य को देख लेते हैं। बिहार में कौन से नेशनल पार्क है और कितने नेशनल पार्क है? तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क। और कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और बिहार का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। और सबसे छोटा अगर अभ्यारण्य पूछा जाए कि बिहार में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो उदयपुर अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है। और दूसरा नेशनल पार्क बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। कैमूर को दूसरा नेशनल पार्क बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? कैमूर में दूसरा नेशनल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है। अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल एक ही नेशनल पार्क है। यूपी में भी एक नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है यूपी में? दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारा नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, कूनो। माधव मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। माधव को फिलहाल इसी वर्ष 2025 में ही मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व के रूप में। ठीक है। और नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन सा है? कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, माधव है, कूनो है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। असम की बात की जाए तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। इसके बाद डिब्रू सैखोवा, नामेरी, दिहिंग पटकाई, रायमोना, ये सब सारा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो वो जिला है पटना। कौन सा है? पटना। कितना है? 99 किलोमीटर गंगा नदी यहाँ प्रवाहित होती है। कितना? 99 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में कुल कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? कुल 445 किलोमीटर। कितना? 445 किलोमीटर बिहार में कुल गंगा नदी प्रवाहित होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा किस
राज्य में किस जिला में प्रवाहित होती है? तो पटना में। कितना? 99 किलोमीटर। सेकेंड स्थान पर भागलपुर, भागलपुर में 97 किलोमीटर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से। कितने जिलों से? 12 जिलों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1932 को। कब हुआ था? 5 मार्च, सॉरी 32 नहीं, ये 31 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था? 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड रखा गया था। कौन सा? कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार भी कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था, उसी के द्वारा ये पुरस्कार रखा गया था, इसीलिए इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है या सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। कब रखा गया था? 16 अगस्त 1932 को, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद रखा गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था दलित वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देना। क्या था? दलित वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देना इसका उद्देश्य था। किसका? सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य था, जिसका विरोध किए थे महात्मा गांधी। क्या किए थे? इसका विरोध किए थे। ठीक है, और इसी के विरोध के बाद पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अगर 16 अगस्त 1946 की बात की जाए तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन दिवस या सीधा कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कौन सा? सीधा कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत कोलकाता में ज़बरदस्त दंगा हुआ था। राष्ट्र विभाजन को लेकर, अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर ये डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर में। कब हुआ था? 1936 में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये पहला गांव में हुआ अधिवेशन था कांग्रेस का। गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। और इसकी विशेषता क्या थी? तो इसमें कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता सदस्य थे उनको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें खादी वस्त्र पहन कर ही आना पड़ेगा। ठीक है, ये कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर किए थे। ठीक है, बेलगांव की बात की जाए तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, 1924 में हुआ था। और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बांकीपुर यानी कि बांकीपुर पटना में 1912 में अधिवेशन हुआ था। और ये बिहार में हुआ पहला अधिवेशन है। बांकीपुर पटना में बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता RN मधुलकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? RN मधुलकर के द्वारा। इसके सचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके स्वागतकर्ता कौन थे? तो मजरूम हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे स्वागतकर्ता। और सचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अध्यक्ष कौन थे? RN मधुलकर थे। और ये बिहार में हुआ पहला अधिवेशन। हालांकि बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था। एक 1922 में हुआ था गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। हालांकि अगर अविभाजित बिहार की बात की जाए तो 3 अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1940 में झारखंड रात का जाके रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ वर्तमान रांची में पड़ता है, लेकिन इसे कभी कभी काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये तो वर्तमान झारखंड में पड़ जा रहा है ना। लेकिन अविभाजित भारत की बात की जाए तो अविभाजित बिहार की बात की जाए तो 3 अधिवेशन। अगर विभाजित भारत की झारखंड की बात की जाए तो विभाजित भारत बिहार की बात की जाए तो 2 अधिवेशन, 1912 और 1922 वाला। ठीक है, लेकिन अविभाजित बिहार की बात की जाए तो 3 अधिवेशन, 1940 वाला अधिवेशन को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।